हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैंटास्टिक क्लासेस बाय दीपिका अरोड़ा मैदान। आज का हमारा टॉपिक प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इट्स द थर्ड हेड ऑफ इनकम। हमें पता है कि हमारे पास 5 हेड्स होते हैं इनकम के। इनकम कहाँ कहाँ से कमाई जा सकती है, इनकम के स्रोत, सैलरी से यानी वेतन से आप इनकम कमा सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति से आप आय कमा सकते हैं, प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन यानी व्यापार व पेशे से लाभ, और कैपिटल गेन्स यानी पूंजी लाभ, और अदर सोर्सेज यानी अन्य स्रोतों से आय। सो ये 5 टाइप से आप इनकम कमा सकते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं वो थर्ड हेड ऑफ इनकम कर रहे हैं, बाकी के हेड्स हम लोगों ने वीडियोस में कवर किए हैं, तो आप दूसरी वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। सो अभी हम जो कर रहे हैं वो थर्ड हेड ऑफ इनकम है, वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान है। इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत इजी है, एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड द न्यूमेरिकल्स, अगर आपको न्यूमेरिकल्स की इसकी जानकारी हो जाएगी तो आपको थ्योरी लिखना भी उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके पास थ्योरी क्वेश्चंस जो बनते हैं वो न्यूमेरिकल से ही अपने आप कवर हो जाएंगे। सो लेट अस डू इट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोग इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन मतलब हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉफिट्स और एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उसे किस तरीके से डील करना है। सो लेट मी मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर बिजनेसमैन अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करता है। प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट में वो अपने खर्चे भी लिखता है, अपनी इनकम भी लिखता है, और इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद अपनी प्रॉफिट्स निकाल देता है, नेट प्रॉफिट्स निकाल देता है, और उस नेट प्रॉफिट पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब इस पर लगेगा टैक्स। यहाँ पर खर्चे लिखे जाते हैं, एक्सपेंडिचर की डिटेल होती है, एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड में इनकम्स लिखी जाती हैं, जहाँ जहाँ से इनकम्स कमाई जाती हैं, टू एक्सपेंडिचर एंड बाय इनकम्स, और फाइनली इनकम्स में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके रिजल्टिंग फिगर हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। और बिजनेसमैन एक्सपेक्ट करता है कि इनकम जो भी मैंने अर्न की उसमें से खर्चों की डिडक्शन लेके जो भी मेरी प्रॉफिट आया है उस पर इनकम टैक्स लगाएगा। ऑफ कोर्स यही करेक्ट तरीका है, बट हो सकता है कई बार एक्सपेंडिचर साइड में जितने भी खर्चे दिए गए हैं वो खर्चे बिजनेस से कनेक्टेड नहीं हैं। यहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर बिजनेसमैन अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी इनकम्स और एक्सपेंडिचर दिखा रहा है तो वो खर्चे पर्टिकुलरली बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिजनेसमैन अपनी इनकम को छुपाने के लिए अपने खर्चों को बढ़ाकर दिखा सकता है। अपनी इनकम को यानी अपने प्रॉफिट्स को कम दिखाने के लिए वो जानबूझ के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकता है जिससे उसका नेट प्रॉफिट कम आए। नेट प्रॉफिट कम आने का सीधा सा मतलब ये है कि उस पर टैक्स कम लगेगा। सो एक्सपेंडिचर साइड और इनकम साइड में दोनों में कुछ ना कुछ कंटेंट्स दिए होंगे। आपने एक एक कंटेंट को वेरीफाई करना है, और उसको वेरीफाई करने के बाद आपने उसको करेक्ट प्रॉफिट निकाल कर कैलकुलेशंस करनी है, राइट। सो अभी हम एक एक करके यहाँ पर खर्चे लिखते हैं, और साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन को डील करना है। हमारा प्राइम मोटिव क्या होता है? हमेशा नेट प्रॉफिट उठाना। मैं आपको साथ साथ ही सॉल्यूशन और साथ साथ ही क्वेश्चन करा रही हूँ। सो आपके पास जितना भी नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा, सपोज आई एम टेकिंग इट एज 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए का मैंने प्रॉफिट ले लिया। आपने कोई भी क्वेश्चन कभी भी कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है तो आपका प्राइम फोकस बिजनेस में यही होगा। आपने सॉल्यूशन करते हुए यू वुड राइट हियर सॉल्यूशन। इसका किस तरीके से करेंगे? आप करेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम, कौन सी इनकम निकाल रहे हैं हम? बिजनेस की इनकम निकाल रहे हैं। तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर दी असेसमेंट ईयर। आपका जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा है, अभी हमारा 2020-23 चल रहा है। सो आई वुड राइट हियर 20-23। अगैन हमारा फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर पे 21-22। इसका मतलब क्या है? ईयर 21-22 की इनकम पर हम 22-23 में टैक्स लगाते हैं। सो प्रीवियस ईयर एक कंप्लीट ईयर की इनकम पर हम असेसमेंट ईयर में टैक्स लगा रहे हैं। सो असेसमेंट ईयर हमारा 22-23 है, और हम किस इनकम पर टैक्स लगा रहे हैं? 21-22 की इनकम पर टैक्स लगा रहे हैं। सो सॉल्यूशन करते हुए हम लोगों ने पहला स्टेप क्या लेना होता है?
हम लोगों ने पहला स्टेप लेना है, नेट प्रॉफिट उठाना है। यहाँ पे जितना भी नेट प्रॉफिट दिया होता है वी वुड पुट इट हियर, नेट प्रॉफिट एज पर इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वन एंड द सेम थिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़, आपने उसको पिक कर लिया। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ की कुछ आइटम्स को चेक करना है। अभी मैंने यहाँ पे ब्लैंक फॉर्मेट लिखा हुआ है ताकि आपको मैं एक एक आइटम्स को बता सकूँ और हम लोग उसे डिस्कस कर सकें। सपोज क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आपको मालूम है घरेलू खर्चे, घर के खर्चे होते हैं। सपोज 1000 रुपीज़ ये गिवन है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये घर के खर्चे हैं, साफ साफ पता लग रहा है कि ये बिजनेस के खर्चे नहीं हैं। सो अगर बिजनेस के खर्चे नहीं हैं तो आपने इसको माइनस क्यों किया, अब तो माइनस हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब जो गलती हो गई उसका सुधार करने के लिए आप इसको भूल सुधार कैसे करेंगे, माइनस हो चुके हैं ना, आप अगर इसे वापस से ऐड बैक कर दें, विल से एक्सपेंसेस डिसअलाउड, ऐसे खर्चे जो अलाउड हैं ही नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने। अब घर के खर्चे कहाँ से बिजनेस में आ गए, सो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अगर आपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रखे हैं जो गलत हैं, गलत क्यों हैं, क्योंकि घर के खर्चे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट की हो रही है। घर के खर्चे आपके बिजनेस के अकाउंट में नहीं आ सकते। सो आपको इसका भूल सुधार करना होगा, क्योंकि आपने उसको माइनस कर रखा है तो आप उसे वापस से ऐड बैक कर देंगे तो वो आपकी भूल सुधार हो जाएगी। सो बेसिकली हमने यहाँ पर जो एक्सपेंसेस देखने हैं उसका किस बेस पर सिलेक्ट करना है, उसका किस बेस पे हम उसे डील कर रहे हैं। हम देखेंगे कि एक्सपेंसेस जो अलाउड होते हैं ना, कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हो सकते हैं, ऐसे खर्चे जो रिलेटेड टू बिजनेस हो, वो खर्चे हमें कोई ट्रबल नहीं है। अगर ऐसे कोई खर्चे लिखे गए हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं तो ओके है, और बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए, दे शुड बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक मैंने मशीन खरीद ली, मशीनरी परचेज की है, तो एक इंसान कहता है खरीदी तो बिजनेस के लिए ही है ना, तो रिलेटेड टू बिजनेस तो है, ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट, बिजनेस से रिलेटेड है, बट दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 साल का एक्सपेंडिचर नोट डाउन करता है और मशीनरी का खर्चा 1 साल का खर्चा नहीं है, मशीनरी कई साल तक चलेगी। तो आप 1 साल में उसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। सपोज चलिए यहाँ पर यही डील कर देते हैं। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है मशीनरी परचेज्ड, आपने मशीन को परचेज किया, ओके फाइन इनफ, आपने मशीन को परचेज किया, आपने कहा वो मशीन मैंने 50,000 रुपये में खरीदी है। सो ये 50,000 रुपये की मशीन की डिडक्शन आपको यहाँ पर, ऑल्दो बिजनेस की है, बिजनेस के लिए मशीन खरीदी है, इसको भी मैं डिसअलाउड कर रही हूँ। रीज़न क्या है इसका मशीनरी डिसअलाउड करने का, मैं अलाउ कर देती लेकिन ये तो 1 साल का खर्चा नहीं है, दिस इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका अगर मुझे कोई 1 साल का खर्चा बता दे तो फिर मैं इसको माइनस भी कर सकती थी ऑफ कोर्स। तो इनकम टैक्स वाले आपको मशीनरी परचेज की डिडक्शन नहीं देंगे, आपको डेप्रिसिएशन की डिडक्शन साथ साथ मिल जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन ही वो अमाउंट है जो मशीन का 1 साल का खर्चा होता है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आई वुड से 15% के हिसाब से 7500 रुपये मैं यहाँ पर माइनस कर देती हूँ। साथ साथ ही मशीन का एक्सपेंडिचर मैं अलाउ नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत सारे सालों का खर्चा है। अगर 1 साल का खर्चा मुझे देना है तो वो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी होगा, वो मैं अलाउ डेफिनेटली करूँगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अलाउ नहीं कर सकती, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ कर सकती हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मशीनरी परचेज की बजाय सिर्फ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दिया होता तो डेफिनेटली मैं उसे अलाउ कर देती बिना कुछ सोचे समझे। नेक्स्ट है आपके पास, सपोज आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कुछ इस तरीके से आइटम दी हुई है, रेंट्स, रेट्स एंड टैक्सेस, ओके दैट्स फाइन। 3000 रुपये का रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई नहीं, बिजनेस की भी असेट्स होती हैं, बिजनेस भी किराए पर असेट्स को ले सकता है,
किराया पे किया है, रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस पे किए हैं बिजनेसमैन ने, तो कोई नहीं, ये बिजनेस का खर्चा है, मुझे ये ओके लग रहा है, एक्सपेंडिचर बिजनेस का हो सकता है, दैट्स ओके। बट कई बार एडजस्टमेंट में ऐसा दिया हो सकता है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए कहा गया है कि रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस 3000 रुपीज़ हैं, लेकिन इस 3000 रुपीज़ का जो रेंट है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, वो एक ऐसी बिल्डिंग पर किए गए हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग के रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हैं जिसके सपोज 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है। 3 फ्लोर्स में से 2 फ्लोर जो हैं वो बिजनेस के काम आते हैं और 1 फ्लोर जो है खुद के रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेजिडेंस के लिए, सेल्फ रेजिडेंस। ओनर जो है ऊपर की बिल्डिंग में खुद रहता है, 2 फ्लोर्स जो है वो इस्तेमाल करता है बिजनेस के लिए। सो बिजनेस का खर्चा पूरा का पूरा 3000 नहीं हो सकता ना। 3000 का खर्चा 3 फ्लोर्स का है, जिसमें से 2 फ्लोर बिजनेस इस्तेमाल करता है, 1 फ्लोर खुद के लिए रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इस फ्लोर का जो भी खर्चा है, जो भी रेजिडेंस का खर्चा है, जो खुद रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या इसको पूरा का पूरा ऐड बैक कर दूँ? मुझे लग रहा है कि इसमें बिजनेस का खर्चा नहीं है, मैंने इसे ऐड बैक किया, रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस, पर इसमें से 2 फ्लोर्स तो बिजनेस के ही है ना, दैट्स ओके। इसका मतलब सिर्फ 1/3 हिस्सा ऐसा है जो पर्सनल है, बाकी तो बिजनेस का ही है, उसे तो पड़े रहने दीजिए, ऑफ कोर्स, यस। सो सिर्फ 1/3 हिस्सा, 3 में से 1 पोर्शन ऐसा है जो पर्सनल है, जो बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो जो खर्चा बिजनेस का नहीं है वो यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो क्या करें, भूल सुधार कैसे करें, उसे वापस ऐड बैक कर दीजिए, राइट। तो मैंने किया क्या, जो भी पोर्शन पर्सनल रिलेटेड था, बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, उसको मैंने ऐड बैक कर दिया, राइट। चलिए और कुछ खर्चे कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ जनरल चार्जेस, छोटे मोटे खर्चे बिजनेस में होते रहते हैं, ये बिजनेस के खर्चे हैं, ओके। 5000 रुपीज़ के सपोज खर्चे हैं, दैट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे ऐड बैक नहीं करूँगी क्योंकि जनरल चार्जेस बिजनेस से कनेक्टेड हो सकते हैं। इन द सेम वे सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स डूब जाते हैं, डूबत ऋण जिसे बोलते हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने हमें पेमेंट नहीं किया और बिजनेस को खर्चा करना पड़ गया, नुकसान हुआ, तो इट्स ओके। असेसिंग ऑफिसर विल से ये भी खर्चा बिजनेस का खर्चा हो सकता है, इसको भी आप वापस ऐड बैक नहीं करेंगे, बीइंग इट इज़ कनेक्टेड टू बिजनेस। अब सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स जैसे कहते हैं। प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजन का मतलब होता है हमने फ्यूचर के लिए कुछ प्रोविजन रखे हैं, फ्यूचर में शायद आपको नुकसान हो जाए, फ्यूचर में शायद नुकसान हो जाए। अब फ्यूचर पे अगर नुकसान होंगे, जब एक्चुअल बैड डेट्स होंगे उसकी तो डिडक्शन दे देगा ना असेसिंग ऑफिसर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। प्रोविजन इज नॉट एन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, आप फ्यूचर के लिए प्रावधान रख रहे हैं, तो जब एक्चुअल होगा ना तभी लीजिएगा। प्रोविजन की कोई जगह नहीं होती इनकम टैक्स में, जो भी फ्यूचर के लिए प्रोविजंस रखे जा रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअल खर्चा नहीं है, खर्च थोड़ी किया आपने, ये आपने फ्यूचर के लिए पैसा रख लिया, तो ये माइनस नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो क्या करें, इसे हम ऐड बैक कर देंगे। यहाँ पर आपको एक और बात बता देती हूँ, बैंकिंग कंपनीज के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना अलाउड है, पर बाकी किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस के लिए बैड डेट्स का प्रोविजन बनाना अलाउड नहीं है। और वो भी कितना बना सकते हैं, बैंकिंग कंपनीज जो है 18.5% अपने बुक प्रॉफिट्स का प्रोविजन बना सकते हैं, बाकी कोई भी टाइप का बिजनेस अपना प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स नहीं रख सकता। Only and only banking companies have right to maintain provision for doubtful debts at the rate of 8.5%. So 8.5% एक परसेंटेज है जो सिर्फ बैंकिंग कंपनीज को अलाउड की गई है, बाकी किसी भी टाइप के बिजनेस को प्रोविजन रखने का अधिकार नहीं है, राइट। सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, मान लीजिए लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इस टाइप के कोई भी लॉसेस अगर होते हैं, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, तो वो खर्चे बिजनेस के माने जाते हैं, अलाउड होते हैं। आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उसे लिखा है, दैट्स ओके, सही किया, अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए था क्योंकि ये बिजनेस के खर्चे हैं, राइट।
अगर आप यहाँ पर लिखते हैं चैरिटी या डोनेशंस, एक और पॉइंट, चैरिटी या डोनेशन मान लीजिए आपने दी है किसी संस्था को, दान पुण्य किया है। किस लिए किया जाता है दान पुण्य? आपका फ्यूचर सुधार, मतलब फ्यूचर नहीं, आपका परलोक सुधारने के लिए एक्चुअली आप दान पुण्य करते हैं। दैट इज़ नो केस कनेक्टेड टू बिजनेस। ये वाला खर्चा जो है वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपने डोनेशन या चैरिटी किसी ऐसी संस्था को दी है जो अल्टीमेटली बेनिफिट आपको ही दे रही है, आपको बेनिफिट हो रहा है, जस्ट लाइक डोनेशन टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर प्रिवेंटिंग ट्रेड। आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कुछ देते हो, दान देते हो या अपना डोनेशन देते हो, जिससे आप ही के बिजनेस का वेलफेयर होगा, तो वो डोनेशन अलाउड है। अदरवाइज कोई भी दान पुण्य जो चैरिटीज़ हैं वो अलाउड नहीं होती। तो चैरिटी एंड डोनेशन अगर यहाँ पे गिवन है तो वो आपका पर्सनल मैटर है, आपको उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी हैं आपको उसे ऐड बैक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास कुछ आइटम्स हो सकती हैं जस्ट लाइक से इनकम टैक्स, राइट। आपने इनकम टैक्स का पेमेंट किया। इनकम टैक्स आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है। जो भी एक्सपेंडिचर आपको करना था, आपको पर्सनली अपनी पॉकेट से करना चाहिए था। आपने प्लस 1 प्लस 2 में भी किया था। इनकम टैक्स इज अ ड्रॉइंग, इट्स योर पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो इनकम टैक्स पे करना आपको अपने पॉकेट से पे करना है उसे। वो खर्चा बिजनेस का खर्चा नहीं हो सकता। सो इन नो वे इनकम टैक्स इज कनेक्टेड टू बिजनेस। बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि ये खर्चा नहीं है, आपको माइनस नहीं करना चाहिए था, तो आप इसको ऐड बैक कर देते हैं। बट यहीं पर आपको बता देती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर लिखा जाता एक्सपेंडिचर ऑन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स, इनकम टैक्स की कुछ प्रोसीडिंग्स पर आपने खर्चा किया है, तो वो डेफिनेटली अलाउड होता। एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स पे जो किया जाता है वो अलाउ होता है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कौन लगाता है? ऑनर लगाता है। इंटरेस्ट किसको दिया? खुद को दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल ऑनर लगाता है। इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? ऑनर को मिल रहा है। अल्टीमेटली प्रॉफिट भी किसको मिलेगा? ऑनर को ही मिलेगा। तो ये खर्चा एज एक्सपेंडिचर दिखाना, ये तो आप ही की पॉकेट में जा रहा है, आपने किसी को पे तो नहीं किया ना। सो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर गिवन है तो आपने यहाँ से उठाना है और उसको वापस से ऐड बैक करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये आपकी अपनी कैपिटल पे आपने अपनी पॉकेट में एक जो अमाउंट है वो रखा है। इन द सिमिलर वे अगर कोई मैनेजर या प्रॉपराइटर अपने लिए सैलरी निकालता है, सपोज एक पर्सन खुद मैनेजर है उस बिजनेस का और वो यहाँ पर मेंशन कर रहा है, सपोज मैं यहाँ पे सैलरी लिखती हूँ, ठीक है, सैलरी अलाउड है क्योंकि ये माना जाता है कि हमने एम्प्लॉयज़ को अपने सैलरी दी, बिजनेस का खर्चा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा जाता है प्रॉपराइटर सैलरी, प्रॉपराइटर मतलब मालिक खुद को सैलरी दे रहा है, क्योंकि वो भी बिजनेस में काम करता है, बिजनेस में एफर्ट कर रहा है, तो वो अपने खुद को अगर सैलरी दे रहा होता तो उसको मैं ऐड बैक कर देती। क्यों कर देती? क्योंकि वो अपनी ही पॉकेट में जा रहा है। अल्टीमेटली प्रॉफिट भी आप ही का है और ये जो खर्चे हैं वो आप खुद अपने लिए कर रहे हैं, अपने आप की इनकम को अपना खर्चा दिखा रहे हैं। सो ये खर्चा अलाउड नहीं होगा। जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने खुद को दिया, खर्चा नहीं माना जाता बिजनेस का, उसे ऐड बैक हमने किया। यहाँ पे सैलरी अगर आपने एम्प्लॉयज़ को दी है ओके, लेकिन अगर आपने खुद को सैलरी दी है कि मैं भी काम करता हूँ और मुझे भी मिलनी चाहिए, तो वो अलाउ नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट है आपके पास सपोज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हो या कोई और मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम हो या फिर वी कैन से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, ये अलाउ होंगी या नहीं होंगी, दैट डिपेंड्स। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने कराया है, अपने गुड्स का कराया, बिजनेस में जो गुड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनका अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है दैट्स ओके। लेकिन हो सकता है आपने अपने घर का फायर इंश्योरेंस कराया हो, तो क्या करना है आपको मालूम है, दैट विल नॉट बी बिजनेस एक्सपेंडिचर। उस केस में हम उसे ऐड बैक कर देंगे। लेकिन अगर सपोज सिर्फ यही लिखा है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इट इज़ कंसीडर्ड कि ये बिजनेस का ही खर्चा है, बिजनेस ने अपने ऊपर किया है,
तो ये खर्चा अलाउ हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल ये मेंशन नहीं है कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का नहीं है। अगर बिजनेस का नहीं होता तो हम उसे ऐड बैक कर देते। अभी ये हमें बिजनेस का ही लग रहा है तो कीप इट हियर, ठीक पड़ा है, ठीक माइनस होना भी चाहिए था और किया भी गया है तो गुड। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर डिपेंड करेगा कि लाइफ किसकी सिक्योर की है। सपोज आपने अपने वर्कर्स का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कराया है, उस केस में वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर ऑनर कहे मैंने खुद का लाइफ इंश्योरेंस कराया है, अगेन वही बात आ गई, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रॉपराइटर सैलरी वाली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने खुद का भरा है, अगर ऑनर ने अपने लिए कराया है, तो फिर हम उसे डिसअलाउड कर देंगे और उस इनकम को, उस एक्सपेंडिचर को यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास आ सकता है सपोज, अच्छा यहाँ पे इनकम टैक्स अगर आया, आपने डिसअलाउड किया। अगर यहाँ पे वेल्थ टैक्स आता, आपकी जो संपत्तियों पर कर लगाया जाता है, वेल्थ टैक्स अगेन आपका पर्सनल है तो उसे आपको यहाँ पर ऐड बैक करना है। मैं यहाँ पे और ज़्यादा आइटम्स लिख नहीं रही हूँ, आपको बताने के लिए किया था ये मैंने। चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वेल्थ टैक्स मेंशन कर देती हूँ। वेल्थ टैक्स आपका पर्सनल है और जितना भी आपने यहाँ पर लिखा है वेल्थ टैक्स को मुझे यहाँ पर ऐड बैक करना पड़ेगा। जहाँ तक स्पेस है आई वुड मेंशन। अगर यहाँ पे सेल्स टैक्स दिया हुआ है, अब बिजनेसमैन है, सेल तो करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, सेल्स टैक्स हो सकता है। सो जो भी आपका ये टैक्स हैं, ये खर्चे आपके अलाउड माने जाते हैं, ये बिजनेस के टैक्सेस होते हैं, राइट। इन द सिमिलर वे आप कहते हो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ के वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं, स्टाफ के वेलफेयर के लिए किए हैं, तो स्टाफ है आपका, अगर आप उनके लिए खर्चे कर रहे हैं वो अलाउड माने जाएंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पर करते हैं ट्रांसफ़र टू स्टाफ वेलफेयर फंड, स्टाफ वेलफेयर फंड क्या है, आपने किसी फंड में ट्रांसफ़र कर दिए कि फ्यूचर में काम आएंगे, तो आपको मालूम है क्या करना है हमें, यस, इस खर्चे को हम ऐड बैक कर देंगे। क्यों ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये एक्चुअल खर्चा नहीं है, स्टाफ वेलफेयर फंड में ट्रांसफ़र किए, खर्च थोड़ी हुआ, जो चीज़ खर्च हुई ही नहीं उसको हम ऐड बैक कर देंगे। सो यहाँ पे हमने कुछ आइटम्स किए हैं, कुछ एक्सपेंडिचर किए, हमने एक एक करके उनको देखा। अगर वो खर्चे बिजनेस से कनेक्टेड नहीं थे तो हमने उनको ऐड बैक कर दिया, और ऐसे खर्चे जो थे तो बिजनेस के, मशीनरी परचेज जस्ट लाइक थे तो बिजनेस के, पर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, वो भी हमने ऐड बैक किए। देखिए मशीनरी परचेज हमने ऐड बैक किए, लेकिन उनका डेप्रीसिएशन साथ साथ माइनस कर दिया, वो ताकि हमें 1 साल का खर्चा हम उसमें दिखा सकें, राइट। सो यहाँ पे बहुत से और भी खर्चे आपको दिख सकते हैं। आपको क्राइटेरिया क्या रखना है, आपको देखना है कि सिर्फ वही खर्चे अलाउड होंगे जो बिजनेस से रिलेटेड हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सिर्फ अलाउ किया जाता है, पूंजीगत व्यय जो होते हैं आपके वो अलाउ, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं अलाउड होते, राइट। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हैं तो आपने उनको डिसअलाउड करना है और उसका डेप्रीसिएशन आप अलाउ कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से चलेंगे। अब इनकम साइड भी देख लेते हैं, क्या इनकम साइड में भी सभी चीज़ें इनकम बिजनेस की पड़ी हैं या नहीं पड़ी। सपोज यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हर बिजनेसमैन लिखता है यहाँ पर। सो ग्रॉस प्रॉफिट अगर पड़ा भी हुआ है, जितना भी पड़ा हुआ है, दैट्स ओके, कीप इट देयर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है सपोज रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको मकान संपत्ति का किराया दिया गया है सपोज, ठीक है, मकान संपत्ति का किराया, क्या ये इनकम आपको लग रहा है बिजनेस की इनकम है, जो बिजनेस की इनकम उसमें ऐड की हुई है? ये इनकम बिजनेस की इनकम नहीं है, इनकम तो है पर बिजनेस की इनकम नहीं है। हमारे पास देखिए 5 हेड्स है ना इनकम के, बिजनेस की इनकम तो नहीं है, दैट विल गो टू हाउस प्रॉपर्टी हेड। तो वो यहाँ क्या कर रही है, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। सो इनकम टैक्सेबल तो है बट इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, यहाँ पर टैक्सेबल नहीं है। वी विल से रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो रेंट है हाउस प्रॉपर्टी का वो टैक्सेबल तो है, पर टैक्सेबल अंडर द हेड
हाउस प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, यहाँ पर उस पर टैक्स नहीं लगने वाला, बिजनेस में उस पर टैक्स नहीं लगने वाला। सपोज आपको और दिया हुआ है कमीशन, चलिए कमीशन हो गई, डिस्काउंट्स हो गए, ये बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज़ में आपको कमीशन और डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं क्लाइंट्स को, दैट्स ओके ना। अगर ये हैं भी सही तो वो बिजनेस की ही इनकम्स हैं, उसे वहाँ पर पड़े रहने दीजिए, उनको आपने कुछ नहीं छेड़ना, वो अगर ऐड किए हुए हैं तो सही किए हुए हैं, इसे होना भी चाहिए था, राइट। नेक्स्ट आपको सपोज दिए हुए हैं गिफ्ट्स। अब गिफ्ट्स भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। गिफ्ट्स मान लीजिए आपको मिले अपने क्लाइंट्स से, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, वो आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो वो गिफ्ट बिजनेस की इनकम मानी जाती है। वो यहाँ पर अगर प्लस में पड़े हैं दैट्स ओके, उन्हें यहाँ पर होना भी चाहिए क्योंकि आपकी बिजनेस की इनकम ये है। लेकिन अगर आप कह देते हैं गिफ्ट्स आपको आपके रिलेटिव्स से मिलते हैं, तो रिलेटिव्स से गिफ्ट मिलना अलाउड नहीं होता। तो जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, सपोज 2000 दिए हुए हैं, तो ये बिजनेस की इनकम नहीं है। आपने करना क्या है, उसको यहाँ से निकाल लेना है, गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स। अगर आपको रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिले हैं वो बिजनेस की इनकम नहीं है, आपने उसे माइनस कर देना है, राइट। और क्या हो सकता है आपके पास, सपोज आपके पास डिविडेंड्स हैं। डिविडेंड कहाँ से आते हैं, अगर आप किसी शेयर्स इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से आपको लाभांश मिलता है। लाभांश हासिल करना क्या बिजनेस की इनकम थी? क्या बिजनेस लाभांश के लिए किया जा रहा था? नहीं। या फिर इंटरेस्ट मिलता है आपको डिबेंचर्स पे, तो क्या इंटरेस्ट और डिविडेंड के लिए ये बिजनेस सेटअप हुआ है? नहीं, ये बिजनेस की इनकम नहीं है। बट सपोज आपके पास एक बैंकिंग कंपनी का आप डिटेल कर रहे हैं, अगर वो डिविडेंड्स और इंटरेस्ट लिखते हैं दैट्स ओके, वो उनकी बिजनेस इनकम होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्लॉथ मर्चेंट है, कोई दाल बेचने वाला, ये लिख रहा है डिविडेंड्स और इंटरेस्ट, उसकी बिजनेस की इनकम है, वो नहीं हो सकती। उस केस में आप उसे यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो डिपेंड क्या करता है, अगर वो बिजनेस आपका डिविडेंड्स और इंटरेस्ट का है तो पड़े रहने दीजिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस डिविडेंड्स और इंटरेस्ट का नहीं है, आपका काम नहीं है, आप कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे, आप शेयर्स में डील नहीं कर रहे, शेयर्स डिबेंचर्स में डील कर रहे हो, तो बिजनेस इनकम हो सकती है। लेकिन अगर आपका काम ही मान लीजिए क्लॉथ का बिजनेस है या कोई और बिजनेस है, दालों का बिजनेस है, कॉटन का बिजनेस है, तो फिर वो इनकम आपकी बिजनेस इनकम नहीं होगी। उस केस में आप उसको लेस कर देंगे कि ऐड हो चुकी है और ऐड नहीं होनी चाहिए थी, तो आप उसे लेस करेंगे। और क्या हो सकता है आपके पास, सपोज बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर हो गए। अब बैड डेट्स रिकवर्ड आपके एडबैक होने चाहिए, यहाँ पे प्लस दिखने चाहिए या नहीं दिखने चाहिए? अब ये ना थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। आपको करना क्या है, अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में, सपोज आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आप असेसिंग ऑफिसर के पास गए और असेसिंग ऑफिसर को ये बात बोलते हो कि मुझे ना एक क्लाइंट ने, कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया है, सपोज उसका अमाउंट था 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़ वो पर्सन मुझे पेमेंट नहीं करके गया। तो असेसिंग ऑफिसर सेज ओके, नहीं किया तो आप ऐसा कीजिए, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और डेबिट साइड में एज एक्सपेंडिचर बैड डेट्स दिखा दीजिए, मैं मना नहीं करूँगा। सपोज ये पिछले किसी साल की बात हो रही है, इस अब की बात नहीं हो रही। 20,000 रुपये के बैड डेट्स जो थे आपने क्लेम कर लिए थे उस पर्टिकुलर ईयर में जिस साल नुकसान हुआ था। अब मान लीजिए 2 साल के बाद वो पर्सन आ गया, इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो पर्सन आ गया और आपको कहता है लीजिए अपने 20,000 रुपये, ठीक है, और आपने उसको एज इनकम दिखा दिया कि पिछले साल का मेरा खर्चा, पिछले से पिछले साल का जो 2 साल पहले मुझे बैड डेट्स की डिडक्शन मिली थी, क्योंकि मुझे डिडक्शन मिली थी तो अब जब रिकवर हो गया तो मुझे टैक्स देना भी बनता है, इसीलिए मुझे उसे प्लस साइड में दिखा देना चाहिए। वेरी गुड, ऐसा ही करना चाहिए था। अगर आपको बैड डेट्स की डिडक्शन मिली थी क्योंकि उस साल आपने उस अमाउंट की डिडक्शन ली थी, उस पर टैक्स पे नहीं किया था, तो इस साल जब रिकवर होगा तो आपको टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पड़ा रहना ओके है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसी का तर्क देते हैं, आपने बैड डेट्स की डिडक्शन मांगी थी पिछले से पिछले साल और असेसिंग ऑफिसर ने उसकी डिडक्शन आपको नहीं दी थी, ये कहा था कि आपके बैड डेट्स नहीं हुए, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड ही नहीं था, उसने आपको बैड डेट्स की डिडक्शन नहीं दी थी, आपको कहा था आप झूठ बोल रहे हैं या वॉट एवर, आपको डिडक्शन नहीं मिली थी। तो उस साल क्योंकि आपको डिडक्शन नहीं मिली थी, आपने इसका मतलब उस पर टैक्स पे कर दिया था,
तो इस साल जब रिकवर होगा तो आपको भी दोबारा टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर ईयर में आप उसका पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं। सो यहाँ पर आपका बैड डेट्स रिकवर्ड, इस केस में अगर आपने प्लस में लिखा हुआ है तो इसे निकाल दीजिए, आपको यहाँ पर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दोनों केसेस में मैंने आपको बता दिया। पहला केस क्या बताया, अगर बैड डेट्स की डिडक्शन मिली थी और अब बैड डेट्स रिकवर हो गए हैं तो आपको यहाँ पे प्लस में लिखना है और टैक्स पे करना है। अगर आपको पिछले साल बैड डेट्स की डिडक्शन नहीं मिली थी तो इस साल आपको उसे प्लस में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे निकाल दीजिए। यू नीड नॉट टू पे एनी टैक्स ऑन इट, टैक्स पे करने की ज़रूरत उस पर नहीं है। प्लस में लिखना इज़ आप टैक्स पे कर रहे हैं, प्लस में इसीलिए लिखा है कि आप टैक्स पे करने के लिए अपनी इनकम दिखा रहे हैं उसे कि ये इनकम है मेरी, इस पर टैक्स लगा लो। तो प्लस में दिखाने की उस केस में ज़रूरत नहीं होती जहाँ आपको पिछले साल डिडक्शन नहीं मिली थी, तो इस साल आप टैक्स भी पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए एक और आइटम आ जाती है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, आपने इनकम टैक्स भरा था, इनकम टैक्स की डिडक्शन आपको बताइए मिली थी या नहीं मिली थी। आपको इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती, आपको इनकम टैक्स आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो जब उसका रिफंड आता है तो वो भी आपकी पर्सनल इनकम हो गई ना। तो इस पर्सनल इनकम को अगर यहाँ पे मेंशन है आपको यहाँ से निकाल लेना है। निकाल लेना है मतलब आपने इस पर टैक्स पे नहीं करना। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, आप इसको निकाल लीजिए। ये आपका पर्सनल इनकम है, ये आपकी बिजनेस इनकम नहीं है जो आप इसको यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो कुछ इस टाइप के बेटा एक्सपेंडिचर इनकम्स आ सकती हैं, आपको उसे कैसे डील करना है। नेट प्रॉफिट लिखना है, उसमें सारे एक्सपेंसेस जो भी बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उन सब का करना है टोटल और यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर आप उस नेट प्रॉफिट में प्लस के सभी फिगर्स को ऐड कर देंगे, आपका कुछ टोटल अमाउंट आएगा। फिर ये सारे माइनस आइटम्स को आपने माइनस करना है एंड द आंसर विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस। आपका जो आंसर आएगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा, राइट, जो भी अमाउंट आएगा। ठीक है, सो मैंने अभी इसी का ऐड नहीं किया है, आप सब इन आइटम्स को ऐड करके बाहर पुट कर दीजिए, इन सब को ऐड करके यहाँ पुट कर दीजिए। नेट प्रॉफिट में वो सारी आइटम्स को प्लस करेंगे और माइनस वाली आइटम्स को माइनस करेंगे, आंसर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। दिस इज़ अ बेसिक फॉर्मेट। इसमें हो सकता है कुछ छोटी मोटी आइटम्स मैं भूल गई हूँ, ऑल्दो आई हैव ट्राइड कि मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँ। और नॉर्मली अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, जस्ट थिंक ओवर इट। कोई भी एक्सपेंडिचर जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो आपने उसको वापस से माइनस किया हुआ है तो वापस से ऐड कर देना है, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। भूल सुधार करनी है, माइनस हो गया तो अब उसको ठीक करने के लिए ऐड बैक करना है। और ऐसा खर्चा जो लिखा हुआ है तो बिजनेस का, लेकिन वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कुछ सालों का खर्चा। मशीनरी कई साल चलेगी, एक साल में आप उसका खर्चा रिकवर नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक साल का खर्चा दिखाना है। एक साल का खर्चा कैसे दिखाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को वापस ऐड बैक कर देंगे और उसके डेप्रिसिएशन की डिडक्शन दे सकते हैं आप, राइट। सो आपको इस बेस पे चलना है कि बिजनेस के खर्चों की डिडक्शन मिलती है, पर्सनल खर्चों की डिडक्शन नहीं मिलती। कुछ ऐसे भी खर्चे हो सकते हैं जो कंबाइन होते हैं, उसमें बिजनेस भी होता है और पर्सनल भी होता है। जस्ट लाइक में हमने ये पार्ट किया था, रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस 3,000 रुपये थे एक ऐसी बिल्डिंग के लिए जिसके 3 फ्लोर हैं, जिसमें कुछ पोर्शन बिजनेस का है और 1/3 पोर्शन पर्सनल है। तो हमने सिर्फ पर्सनल वाले पोर्शन को ऐड बैक किया था, पूरा का पूरा खर्चा उसमें ऐड बैक नहीं किया था। जो जस्ट थिंक ओवर इट, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ वही आइटम्स रुकी रहेंगी जो इनकम्स या जो खर्चे बिजनेस से कनेक्टेड होंगे। जो खर्चे और इनकम बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होंगी उनको हम ऑपोजिट कर देंगे। अगर वो माइनस हुई हैं तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस हुई पड़ी हैं तो आप उन्हें माइनस कर देंगे। जो इनकम्स बिजनेस की नहीं है प्लस हो गई तो माइनस किया, जो एक्सपेंडिचर बिजनेस के नहीं है माइनस हो गए तो प्लस किया। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। हम इसके क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, ताकि आपको कुछ और बेटर अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की आ जाए। सो दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपको बहुत अच्छे से आ सकता है, आपके पास कभी कोई थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट आर द वेरियस एक्सपेंडिचर दैट आर अलाउड फॉर कॉम्प्यूटेशन ऑफ बिजनेस। सो अलाउड खर्चे आप इसमें से छांट सकते हैं। कौन कौन से खर्चे अलाउड होते हैं आपके बिजनेस के? एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं, रेंट अलाउड होता है, डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, जनरल चार्जेस अलाउड होते हैं, बैड डेट्स अलाउड होते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट अलाउड होता है,
और सैलरीज अलाउड होती हैं, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड होता है, सेल्स टैक्स अलाउड होता है. सो यू कैन हैव अ लिस्ट ऑफ देम. हम थियोरी भी करेंगे ऑल्दो इसकी. सो ये एक बेसिक कंसेप्ट आपका न्यूमेरिकल्स के लिए था. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है, राइट इट इन चैट बॉक्स. आपका जो भी कमेंट सेक्शन दिया हुआ है आप उसमें मेंशन कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू.